Good morning, students. So we are starting our today's class. हम लोग जो पढ़ रहे थे वो टॉपिक था हमारा सेल मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, बीएससी पार्ट फर्स्ट, जूलॉजी पेपर 2 और सेक्शन ए। ठीक है, पेपर का नाम है सेल बायोलॉजी। सेल मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट में हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के बारे में पढ़ रहे थे। इसमें यूनिपोर्ट और सिम्पोर्ट, यूनिपोर्ट और इसमें जो को ट्रांसपोर्ट, दो प्रोसेस हम लोग पढ़ चुके थे। को ट्रांसपोर्ट दो तरीके का होता है, जिसे हम बोलते हैं एक तो सिम्पोर्ट और एक होता है प्रति परिवहन यानी कि एंटीपोर्ट। ठीक है ना, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। आगे आज हम लिखते हैं कि जो चैनल्स है, अब इन चैनल्स के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। हमने पढ़ा था कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर कुछ चैनल्स होते हैं, कुछ वाहक प्रोटीन्स होते हैं जो कि कैरियर प्रोटीन्स होते हैं, वो कि पदार्थों के आवागमन में सहयोग करते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं आज। पदार्थ के अणुओं को जो कैरियर प्रोटीन्स होते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, सुगमकारी विसरण, वाहक प्रोटीन, वाहक प्रोटीन पदार्थ के अणुओं को एक ओर से दूसरी ओर पदार्थ के अणुओं को एक ओर से दूसरी ओर जल विरागी छिद्रों द्वारा जल विरागी छिद्रों द्वारा पहुंचाते हैं। ये पदार्थ ऐसी जलीय नालें ऐसी जलीय नालें बनाते हैं। ये पदार्थ ऐसी जलीय नालें बनाते हैं जिनसे बाहर पदार्थ गुजरता है, जिनसे बाहर पदार्थ गुजरता है, जिनसे बाहर पदार्थ गुजरता है। इन्हें सामान्य चैनल प्रोटीन्स कहते हैं। इन्हें सामान्य चैनल प्रोटीन्स
कहते हैं। कैरियर प्रोटीन्स transport the molecules from one side of plasma membrane from one side of plasma membrane from one side of plasma membrane to another by hydrophobic channels। हाइड्रोफोबिक चैनल्स न लिखे, हम इसे पोर लिखेंगे। बाय हाइड्रोफोबिक पोर्स these pores forms aqueous channel। These pores forms aqueous channel from which molecules crosses, from which molecule crosses। These are known as channel proteins। These are known as channel proteins। आगे लिखेंगे हम यह क्रिया दो चक्रों में पूर्ण होती है।
2 चक्रों में पूर्ण होती है। पहला जो चक्र है वो लिखते हैं, ये जो स्टेप है 2 स्टेप में, ये पूरा जो प्रोसेस है 2 स्टेप में होता है। पहले स्टेप में क्या होता है कि ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है ना, इस सेल मेम्ब्रेन में यहाँ पर ये कैरियर प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं। तो सबसे पहले जो पदार्थ है, जो मॉलिक्यूल है जिसको क्रॉस होना है, वो इसके ऊपर आके अटैच होता है और कैरियर प्रोटीन या कैरियर ट्रांसपोर्ट कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है। इसे हम बोलते हैं कैरियर ट्रांसपोर्ट कॉम्प्लेक्स, यानी कि वाहक और अणु के बीच में एक जटिल संरचना बनती है। उसके बाद ये जो होता है ये अपनी संरचना में परिवर्तन करता है और घूम करके ये दूसरी तरफ आ जाता है, और जो कॉम्प्लेक्स के अंदर से, जटिल के अंदर से जो ट्रांसपोर्ट होने वाला अणु है उसको अभिगमन करने वाले अणु को मुक्त कर दिया जाता है। अभिगमन करने वाला अणु यहाँ से मुक्त हो जाता है और यह जो कैरियर प्रोटीन है, ये कैरियर प्रोटीन वापस अपने स्थान पर पहुँच जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रक्रिया के द्वारा यह संपन्न होती है। ये जो स्टेप है, इन स्टेप्स के द्वारा यह प्रक्रिया संपन्न होती है। हम इन दोनों को लिखते हैं अब। प्रवेश करने वाले पदार्थ का प्रवेश करने वाले पदार्थ का वाहक को पहचानना, का वाहक को पहचानना, प्रवेश करने वाले पदार्थ का वाहक को पहचानना एवं बंधन बनाना, एवं बंधन बनाना। प्रवेश करने वाले पदार्थ का वाहक को पहचानना एवं बंधन बनाना, यह क्रिया कोशिका झिल्ली के एक तरफ होती है। यह क्रिया कोशिका झिल्ली के एक ओर होती है। यह क्रिया कोशिका झिल्ली के एक ओर होती है। Molecules to be transported recognized and binds with the carrier protein. This process takes place on one side of the plasma membrane. Yeah, occurs.
दिस प्रोसेस occurs on one side of the plasma membrane. दूसरा स्टेप है वाहक प्लस पदार्थ का कोशिका झिल्ली के वाहक प्लस पदार्थ का कोशिका झिल्ली के दूसरी ओर पहुंचने पर इन दोनों का अलग होना अर्थात पूर्व की स्थिति में आना। पूर्व की स्थिति में आना। पूर्व की स्थिति में आना ताकि यह क्रिया जारी रह सके। यह क्रिया आगे जारी रह सके, ताकि यह क्रिया जारी रह सके। इसी को हम इंग्लिश में लिख लेते हैं। सेकंड स्टेप, carrier plus molecules are separated on the other side of cell membrane, are separated on the other side of the cell membrane and carrier retains, regain its original conformation so that this process
continues further. So that this process continues further. ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस से जो फैसिलिटेड डिफ्यूजन है यानी सुगमकारी विसरण जो है इस प्रक्रिया के द्वारा पूर्ण होता है। अब इस विधि को समझने के लिए या इस विधि के प्रमाण के रूप में वैज्ञानिकों ने एंटीबायोटिक्स यानी प्रतिजैविकों का उपयोग किया था। प्रतिजैविक क्या होते हैं माइक्रोबायोलॉजी में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। प्रतिजैविक कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले ऐसे पदार्थ होते हैं जो किसी अन्य प्रकार के जीवाणुओं की वृद्धि को रोक देते हैं, इसलिए इन्हें एंटीबायोटिक बोलते हैं। प्रतिजैविक इन्हें बोलते हैं। एंटीबायोटिक्स आर द केमिकल्स प्रोड्यूस्ड बाय सम माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच ब्लॉक्स द ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म और अदर बैक्टीरिया। ऐसे मॉलिक्यूल्स क्या कहलाते हैं? एंटीबायोटिक्स कहलाते हैं। यानी कि ये कोई एक बैक्टीरिया है, इसने कुछ एक ऐसे प्रतिजैविक उत्पन्न किए हैं। ये प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक किसी दूसरे बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देते हैं। ठीक है ना, इसकी ग्रोथ को रोक देते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल कहलाते हैं प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक। ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये क्या कहलाते हैं? प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक। तो वैज्ञानिकों ने इन प्रतिजैविकों का उपयोग किया इस प्रक्रिया को समझने के लिए। ये प्रतिजैविक क्या है? ये वास्तव में अगर कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाएं तो ये आयनोफोर्स कहलाते हैं। ये कोशिका झिल्ली के एक ओर से दूसरी ओर आयंस के अभिगमन को बढ़ा देते हैं। दीज एंटीबायोटिक्स, अभी आपको लिखना नहीं है, मैं लिखा दूंगा। एंटीबायोटिक्स जो है प्रतिजैविक, ये आयंस के अभिगमन को बढ़ाते हैं। ये हम इसे लिख सकते हैं प्रमोट्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस। इसलिए ये आयनोफोर्स कहलाते हैं, इसीलिए इनको आयनोफोर बोलते हैं। इसीलिए क्या कहलाते हैं? आयनोफोर्स कहलाते हैं। इन्हें आयनोफोर कहा जाता है। ये जो आयनोफोर होते हैं ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर इंटीग्रेट हो जाते हैं और इंटीग्रेट होने के बाद ये आयंस को एक्टिवेट करते हैं और एक्टिवेट करने के बाद ये आयंस को ट्रांसपोर्ट कराते हैं। ये जो स्टेप होता है ये क्रिया दो अलग अलग प्रोसेस से पूरी होती है। 2 प्रोसेस होते हैं। पहले प्रोसेस के अंदर वैज्ञानिकों ने वेलिनोमाइसिन नाम की एंटीबायोटिक को यूज़ किया। कौन सी एंटीबायोटिक यूज़ की? वेलिनोमाइसिन। ये जो वेलिनोमाइसिन एंटीबायोटिक थी ये क्या है? कैरियर के रूप में काम करती है और धनात्मक आयनों को ये कैरियर यानी कि वाहक के रूप में इसका काम होता है।
वाहक के रूप में ये कार्य करती है और कोशिका कला के अंदर इंटीग्रेट हो जाती है, कोशिका कला में प्रवेश कर जाती है और फिर उसके बाद वाहक के रूप में कार्य करने लगती है। ये वैलिनोमाइसिन धनात्मक आयनों के साथ बंध बना लेती है। आयनों के साथ बंध बना लेती है। जो वैलिनोमाइसिन होती है ये क्या है, धनात्मक आयनों के साथ यानी पॉजिटिव आयन के साथ बॉन्ड बना लेती है। फॉर्म्स बॉन्ड विद पॉजिटिव आयंस। फिर बॉन्ड बनाने के बाद ये क्या है कि इन पॉजिटिव आयंस को दूसरी तरफ छोड़ देती है, यानी कि क्या ये रोटेट होती है। जैसे कि हम बात करें, ये सेल मेम्ब्रेन है, इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर जाके वैलिनोमाइसिन इंटीग्रेट हो गई, अटक गई, ठीक है, कोशिका कला के अंदर वो प्रवेश कर गई। अब जो धनात्मक आयन होते हैं, पॉजिटिव आयन होते हैं, इनके साथ ये बॉन्ड बना लेगी। फिर उसके बाद ये घूर्णन करेगी, ये क्या है, रोटेट होगी। रोटेट होने के बाद ये जो संरचना है नीचे आ जाएगी और अंदर वाली संरचना, जो दूसरी तरफ वाली संरचना है, वो बाहर चली जाएगी और जो पॉजिटिव आयन जो बंध बना हुआ है दूसरी तरफ पहुंच जाएगा और फिर उसके बाद ये इसे वहाँ से छोड़ देगी। तो इस क्रिया के द्वारा पदार्थ जो है एक ओर से दूसरी ओर निकल जाते हैं। तो वैज्ञानिकों ने इस वैलिनोमाइसिन के उपयोग से इस प्रक्रिया को समझने की कोशिश की कि किस तरह से ये प्रक्रिया जो है वो पूर्ण होती है। ठीक इसी तरह से एक और पदार्थ होता है, वो है ग्रेमिसिडीन। ग्रेमिसिडीन एक और एंटीबायोटिक है, दूसरी एंटीबायोटिक है, इसका नाम है ग्रेमिसिडीन। ये जो ग्रेमिसिडीन एंटीबायोटिक है, ये दो अणु, ये ग्रेमिसिडीन एंटीबायोटिक को भी सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रवेश करा दिया गया, यानी कोशिका कला के अंदर इसको प्रवेश करा दिया गया, सेल मेम्ब्रेन में इंटीग्रेट करवा दिया गया। तो ये ग्रेमिसिडीन के दो मॉलिक्यूल्स एक चैनल बना लेते हैं आपस में, ठीक है, एक चैनल बना लेते हैं, एक चैनल जैसी संरचना बना लेते हैं जिसमें से होकर के पदार्थ एक ओर से दूसरी ओर निकल जाते हैं। तो इस तरह से वैज्ञानिकों ने समझने की कोशिश की कि किस प्रकार से एंटीबायोटिक जो हैं वो कोशिका कला में इस सुगमकारी विसरण को प्रमोट करते हैं, उसकी सहायता करते हैं। और इसके आधार पर वैज्ञानिकों ने ये भी समझा कि जो सुगमकारी विसरण है उसकी प्रक्रिया कैसे होती है, ठीक है। तो ये हमारा सुगमकारी विसरण जो हो गया, पूरा हो गया। अब इसको अपने को लिखना है, जो चीज़ हमने अभी पढ़ी है लास्ट में एंटीबायोटिक्स का उपयोग, इसे हमें लिखना है, ये हम लिख लेते हैं। वैज्ञानिकों ने प्रतिजैविकों एंटीबायोटिक्स की सहायता से इस क्रिया को समझने का प्रयत्न किया है। इस क्रिया को समझने का प्रयत्न किया है। ये प्रयोग कृत्रिम व जैविक कलाओं पर किए गए हैं।
यह प्रयोग कृत्रिम व जैविक कलाओं पर किए गए हैं। यह प्रयोग कृत्रिम व जैविक कलाओं पर किए गए हैं। प्रतिजैविक कोशिका झिल्ली के एक ओर से दूसरी ओर आयंस के अभिगमन को अत्यधिक बढ़ा देते हैं। प्रतिजैविक कोशिका झिल्ली के एक ओर से दूसरी ओर आयंस के अभिगमन को बढ़ा देते हैं। अतः यह आयनोफोर भी कहलाते हैं। अतः यह आयनोफोर भी कहलाते हैं। इसलिए इन्हें आयनोफोर्स भी कहते हैं। अतः यह आयनोफोर भी कहलाते हैं। Scientists try to understand this process by the use of antibiotic antibiotics. These experiments were done on artificial and biological membranes and biological membranes. These experiments were done on artificial and biological membranes. Antibiotics promotes the transport of ions from one side of plasma membrane to another side. Antibiotics promotes the transport of ions from one side of plasma membrane to another side. So they are also known as ionophores.
also known as ionophores. So they are also known as ionophores. तो स्टूडेंट्स आज के लिए तो हम इतना ही कंक्लूड कर रहे हैं, इससे आगे हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर हम कंटिन्यू करेंगे. थैंक्स फॉर टुडे.